हेलो। गुड इवनिंग सुमित सीओ। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। आप जिस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं उसमें आप सफल हो, ये मेरा विश है आप लोगों को इस 2024 के लिए। कैसे हैं भाई सभी लोग? सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप आईआईटी में मनाइए, यही इच्छा है मेरी भी। आईआईटी एनआईटी कहीं अच्छी जगह मनाइए नेक्स्ट ईयर। हम्म। बना देंगे भाई, एक दो दिन में दे देंगे टेलीग्राम का, क्योंकि एक दो दिन में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हम जुड़े रहेंगे उसी से। चलिए, आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी, थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, चलिए। तो वेव में बच्चों हम लोग ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव का इक्वेशन जान चुके थे, और उन दोनों वेव की जो वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन है वो जान चुके थे। साउंड वेव की भी जान चुके थे, और ट्रांसवर्स वेव की भी, मीडियम में कैसे वो प्रोपागेट करेगी, किस डिस्टरबेंस या जो एनर्जी है वो कैसे प्रोपागेट करेगा, किस स्पीड से करेगा, ये भी हम जान चुके थे, और इक्वेशन लिखना भी जान चुके थे। क्लियर है? चलिए, अब देखते हैं कि एनर्जी एसोसिएटेड विद एनर्जी डेंसिटी, energy density, that is energy per unit volume of transverse and longitudinal wave, दोनों के लिए सेम ही होता है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, मॉक टेस्ट, आपका टेस्ट सीरीज शायद शुरू हो गया है, उसको जरूर दीजिए। अपने प्लेटफॉर्म पे भी टेस्ट सीरीज शुरू हो गया है, उसको जरूर से जरूर दीजिए, बिल्कुल डरिए मत। ठीक है, और जो भी टॉपिक आ रहा है उसको रिवाइज करके जितना हो सकता है दीजिए। नंबर कम आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टेस्ट जरूर देना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप ये पूरे एक महीने 20 दिन तक, अब ज्यादा टाइम नहीं है, इस 20 दिन में आप रिवीजन भी करते रहेंगे, टेस्ट देते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो बच्चों इसमें मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, अभी उसकी ही जरूरत है। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव की एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी के पर यूनिट वॉल्यूम, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स हो, आप क्या लिखोगे? हाफ रो, ठीक है, और डेल वाई बाई डेल टी स्क्वायर। इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं है, हाफ रो डेल वाई बाई डेल टी स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी है ये ध्यान रखना, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव पूछा जाए तो आप ये बता सकते हो, मतलब वाई क्या है? वही है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, है ना, तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो मैं बस आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूं, डेरिवेशन की बहुत जरूरत है नहीं। तो यहां पे अपने पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आप ये बता सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी है ये होगा हाफ। और देखो यहां से दोनों सेम ही होते हैं, है ना। आप ये सोचो कि पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, तो एसएचएम में भी आपने पढ़ा था कि उनका जो काइनेटिक या पोटेंशियल जो भी आएगा, है ना, वो एक्सप्रेशन आपका वही रहेगा। इसमें आप बोल सकते हैं हाफ, और इसका
रो वी डेल वाई बाई डेल एस, हाफ रो वी स्क्वायर डेल वाई बाई डेल एस स्क्वायर। मतलब y को s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, y को s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। ये क्लियर है सभी को? तो हाफ रो वी स्क्वायर डेल वाई बाई डेल एस का होल स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। और ये कोई नया नहीं है, इन दोनों में कोई अंतर है क्या? जरा ध्यान से देखो तो इन दोनों में बच्चों कोई अंतर नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो आपको याद होगा कि डेल वाई बाई डेल टी को आप लिखते थे -1 बाई वी, -1 बाई वी डेल वाई बाई डेल टी, डेल वाई बाई डेल एस, यही तो लिखते थे। तो डेल वाई बाई डेल टी हम लोगों ने प्रूव भी किया था, तो -1 बाई वी डेल वाई बाई डेल एस, ये क्लियर है। तो डेल वाई बाई डेल एस को हम क्या लिख सकते हैं? डेल वाई बाई डेल एस को हम लोगों ने सेकेंड डिग्री इक्वेशन प्रूव किया था, याद करिए, सेकेंड इक्वेशन प्रूव किया था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, ये शायद ये था, डेल वाई बाई स्लोप जो निकाला था, डेल वाई बाई डेल एस इज इक्वल टू -v डेल वाई बाई डेल टी। तो डेल वाई बाई डेल टी को आप लिख सकते हैं -1 बाई वी डेल वाई बाई डेल एस इक्वल टू डेल वाई बाई डेल टी, लिख सकते हो। और इसको आप यहां पे पुट कर दोगे तो, अच्छा ये नीचे आ रहा है, एक बार बताइए, कंफर्म करिए जरा, इसमें ये रिजल्ट क्या था? एक बार ये रिजल्ट बताइएगा। ये शायद यहां पे भी था, ऐसा था ये ऐसा था। तो डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू -v डेल वाई बाई डेल एस, ये था। तो इसको जब आप पुट करेंगे इसमें तो सेम रिजल्ट आएगा, है ना। तो आप यहां से देख रहे हो कि के पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू पी पर यूनिट वॉल्यूम, तो कोई एक निकाल लो, दोनों बराबर होंगे। के पर यूनिट वॉल्यूम, इस एक्सप्रेशन से आप देख पा रहे हो यहां से कि ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपके सेम है, तो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिया है, ठीक है। इसको कभी पूछे तो जैसे यूज कहां करेंगे, देखो अब इसी से हम मान लीजिए निकालते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो हमें ये निकालना है, किसी के लिए पूछ सकता है, ट्रांसवर्स हो और लॉन्गिट्यूडनल हो। अंतर क्या है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में? देखो अंतर क्या आएगा अभी आपको पता चलेगा। मान लीजिए आपके पास जो इक्वेशन है वो है, अगर आप ट्रांसवर्स ले रहे हैं तो इक्वेशन लिखेंगे s इक्वल टू एस नॉट, है ना। और अगर लॉन्गिट्यूडनल ले रहे हैं और अगर ट्रांसवर्स ले रहे हैं तो y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, कोई भी लेके चल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रांसवर्स लिया है y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, मान लो मैंने ये ले लिया। अब इस ट्रांसवर्स वेव पल्स की, है ना, हमें क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक, देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे,
मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे और उसका फिर क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन है वो आप निकाल सकते हो कि पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिख सकते हो आप, हाफ, अगर वो स्ट्रिंग है ध्यान दो तो स्ट्रिंग की अपनी डेंसिटी होगी, है ना, तो हाफ रो डेल वाई बाई डेल टी, ये पार्टिकल की वेलोसिटी का होल स्क्वायर। तो इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डेल वाई बाई डेल टी हमारे पास क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू जब यहां पे पुट करोगे तो आपके पास के ई पर यूनिट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन मिलेगा, कितना होगा, हाफ रो और इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, यहां तक आ गए आप। तो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक दोनों के लिए सेम है, मैंने बताया दोनों इक्वल है। आप पी के लिए भी लिखोगे तो यही आएगा, वो मैं बता चुका हूं। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अपने पास ही आ गया। अब हमें इसका एवरेज निकालना है। एवरेज कहां निकालना है, एवरेज फॉर वन वेवलेंथ। वन वेवलेंथ में कितनी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो निकालते हैं। तो इसका एवरेज निकालें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहां से कहां तक, बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू लैम्डा। ये t का भी फंक्शन हो सकता है और लैम्डा का भी हो सकता है। तो मुझे एवरेज कहां से पूछा जा रहा है, 0 से लैम्डा। वन वेवलेंथ में कितनी एवरेज का एनर्जी डेंसिटी है, काइनेटिक एनर्जी। तो वो हम इसको क्या करेंगे, सभी को पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो एवरेज इसको कर लेते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, के एवरेज है ना, के एवरेज पर यूनिट वॉल्यूम, हमेशा ध्यान रखिए ये पर यूनिट वॉल्यूम चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इधर आएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां पे आ जाएगा एक्स का फंक्शन है तो यहां डी एक्स होगा 0 से लैम्डा, और यहां पे भी डी एक्स होगा 0 से लैम्डा। क्लियर है सभी को, ये सभी बच्चों को क्लियर है। अब बच्चों यहां पे काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर यूनिट वॉल्यूम वो हो जाएगा, ये सभी को याद होगा कि कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर का 0 से लैम्डा में या 0 से कैपिटल टी में, जब आप 0 से कैपिटल टी में एसी में भी किया था, इंटीग्रेट करते हो तो आपको एवरेज मिलता है t/2। तो यहां हो जाएगा 0 से लैम्डा में λ/2 और यहां पे लैम्डा। तो फाइनली ये होगा, इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा अपना λ/2, इसका जो आंसर आएगा, है ना। 0 से t में करते थे तो t/2 था, 0 से लैम्डा में λ/2 होगा। तो हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहां पे बच्चों आ जाएगा λ/2 और ये अपना लैम्डा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एवरेज का एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी आएगा 1/4 रो ओमेगा स्क्वायर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल भी यही आएगा,
यही आएगा, क्योंकि आपको जो एक्सप्रेशन था, जो आपके पास एक्सप्रेशन था, है ना, तो हाफ 1/4 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो कई एवरेज पर यूनिट वॉल्यूम आएगा 1/4 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी को? अब बच्चों ये देखिए, ये मैंने कहा था कि अगर आप इसको पुट करते हैं v डेल वाई बाई डेल एस के जगह पे, v डेल वाई बाई डेल एस के जगह पे आप इसको पुट करेंगे तो दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये सेम है, दिख ही रहा होगा। तो इसको भी अगर आप करेंगे तो आप वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, वहां से आप ये निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो आप शायद समझ गए होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करें। अब इसमें देखो ट्रांसवर्स होगा, अगर ट्रांसवर्स होगा पहले इसको देख लीजिए। क्लियर है? दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये तो सबको पता है, चाहे ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल, ए अपना एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, दोनों के लिए आप क्या लिख सकते हैं? ठीक है, दोनों के लिए आप लिख सकते हैं यहां पे एम्पलीट्यूड, ठीक है। और डेंसिटी जो रो होगा, ये डेंसिटी है ऑफ मीडियम है। स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग की डेंसिटी होगी, एयर होगा या कुछ भी होगा तो आपका उसकी डेंसिटी होगी। और ओमेगा सभी को पता है, ओमेगा क्या होता है बच्चों? ओमेगा होता है आपका 2πf, फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, या k/v बता सकते हो, वेव नंबर, है ना, तो वहां से आप बता सकते हो। तो यहां से आप इसकी निकाल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी का भी यही हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी अपने पास क्या आएगा? 1/4 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो सेम आंसर रहेगा, दोनों का एक्सप्रेशन सेम ही है। तो ये सब रिजल्ट आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। टोटल एनर्जी की अगर बात करें, देखो टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी की अगर बात करो तो क्या होगा किसी इंस्टेंट पे? के और पी एनर्जी डेंसिटी के बराबर। तो ई टोटल जो होगा, है ना, एनर्जी डेंसिटी, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा के पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो के की यूनिट क्या थी? हाफ रो डेल वाई बाई डेल टी स्क्वायर, अगर आप एक्सप्रेशन बनाना चाहो, प्लस हाफ इसका क्या बताया था? हाफ रो वी डेल वाई बाई डेल एस, या यस डेल वाई बाई डेल एस या डेल एक्स, जो भी आपके पास होगा, यही था। तो दिस इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी, है ना। टोटल एनर्जी डेंसिटी का ये एक्सप्रेशन आएगा जिसमें कि दोनों बराबर हैं। ये आपको पता है कि ये दोनों जो है बराबर है। कौन सा एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों बराबर है ना। दोनों एक्सप्रेशन अपने क्या है? बराबर है। तो आप यहां से बता सकते हो ई टोटल। तो ई टोटल अपने पास ये आ जाएगा। ये क्लियर है सभी को?
ई टोटल अपने पास ये आ जाएगा। अब इसको जब करोगे तो फिर से क्या होगा, ये और ये दोनों का अगर एक्सप्रेशन लेते हो, ये तो एवरेज, ये तो टोटल है, ठीक है, इसका एवरेज निकालोगे तो ये एवरेज निकाल चुके हैं। तो एवरेज की बात करो, ई टोटल एवरेज, तो वो कितना होगा, इसका एवरेज हमने निकाला है, कितना है 1/4 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसका भी सेम होगा 1/4 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ई टोटल एवरेज, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इसमें रो जो है मीडियम की डेंसिटी है और रो जो है एम्पलीट्यूड है ये, ठीक है, पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ई टोटल का ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंटेंसिटी की बात करें, तो इंटेंसिटी सभी को पता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यही है इंटेंसिटी। तो बच्चों यहां पर इंटेंसिटी को एक फॉर्मूला और बना सकते हो, एनर्जी अपॉन टाइम को क्या, एरिया, टाइम को आप क्या लिख सकते हो, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी डेंसिटी की बात करो तो यहां मैं अगर वॉल्यूम से डिवाइड करूं, इसको वॉल्यूम लिख दूं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं, एरिया इंटू टाइम अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से देखो एक एक्सप्रेशन और बना सकते हो आप, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी, इसको तो आप लिख सकते हो एनर्जी डेंसिटी, तो इसको लिख सकते हो एनर्जी डेंसिटी, इस वाले को, इसको आप एनर्जी डेंसिटी लिख सकते हो, है ना, अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को जैसे लिखते हो डीवी, क्या लिखते हो ए डी एक्स लिखते हो ना, वॉल्यूम को क्या लिखते हो ए डी एक्स। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पे वॉल्यूम अपॉन टाइम, देखो यहां पे इसको अगर आप ऐसे लिख रहे हो, एरिया इंटू टाइम अपॉन में यहां पे एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये मैं कह रहा हूं। तो एरिया एरिया कैंसिल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा 1/v, जो ऊपर चला जाएगा। तो आई क्या आएगा, एनर्जी डेंसिटी जो अभी आपने निकाल दिया हुआ है, इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपागेशन। एक जनरल फॉर्मूला ये बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपागेशन। तो इस वाले से आप इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो, एनर्जी डेंसिटी। बहुत बढ़िया भाई सुमित, एनर्जी डेंसिटी इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपागेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर आई को क्या लिखें, फिर एनर्जी डेंसिटी है हाफ रो, है ना, हाफ है एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों की जोड़ोगे 1414, तो 1/2 थी रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे इंटू वी। तो बच्चों ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सप्रेशन इंटेंसिटी का, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा इंटेंसिटी का, इसको देख लीजिए, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा इंटेंसिटी का, पहले ये देख लीजिए, क्योंकि इन सब पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे या डायरेक्ट यही पूछा जाएगा।
ठीक है। तो हाफ रो, आप यहां से एक चीज और अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है। ये आपको पहले से भी पता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो कोई एक एक्सप्रेशन याद रख सकते हैं। अब आप इसको ऐसे फॉर्म भी दे सकते हैं, ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। तो अच्छा, एक एक्सप्रेशन और देखिए फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव, बेसिकली है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। अच्छा देखिए, अब इंटेंसिटी में ट्रांसवर्स वेव के लिए अंडर रूट टी बाई म्यू लिखिएगा फॉर ट्रांसवर्स वेव। ये तो याद होगा सबको। वेव प्रोपागेशन v जो लिखा जाएगा वो अंडर रूट टी बाई म्यू लिखा जाएगा, है ना। एंड फॉर लॉन्गिट्यूडनल, v जो लिखा जाएगा वो अंडर रूट बी बाई रो लिखा जाएगा, है ना। v लिखा जाएगा b बाई रो। ठीक है। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर दो। तो जब इसको पुट करोगे तो एक लॉन्गिट्यूडनल का एक एक्सप्रेशन और बन सकता है। देखो क्या, इसको लिख सकते हो हाफ रो, ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ओमेगा को क्या लिखें, ओमेगा अपना, ओमेगा को बी बाई रो है ना, तो v को हटा दे रहा हूं, v को मैं लिख सकता हूं रो वी स्क्वायर। तो हाफ रो ए स्क्वायर देखो, और ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग क्या, ये ओमेगा स्क्वायर है। v को मैं क्या बोल रहा हूं, मैं v को बोल रहा हूं कि इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बी बाई रो, बी बाई रो, वी स्क्वायर है लेकिन ना v, अच्छा हमें ओमेगा इक्वल टू के बाई वी, और k को लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। बहुत लंबा चला जाएगा। एक एक्सप्रेशन और बनाना चाह रहे हैं, देखो और एक फॉर्म बनेगा क्या, k बाई वी, ओमेगा इक्वल टू के बाई वी। बट k भी हटाना चाह रहा हूं, एक्चुअली k को भी मैं हटाना चाह रहा हूं, मतलब मैं ये एक्सप्रेशन लाना चाह रहा हूं। एक एक्सप्रेशन है लॉन्गिट्यूडनल का इंटेंसिटी का प्रेशर एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, हाँ प्रेशर के फॉर्म में। चलो नेक्स्ट पे कर लेते हैं, नेक्स्ट पे कर लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए एक एक्सप्रेशन आपको पता था, बी के एस नॉट, याद है, बी के एस नॉट इज इक्वल टू पी नॉट। ये होता था एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड, याद करिए। और ये होता था एक्सेस, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, है ना। याद आ रहा है सभी को, बी के एस नॉट, पी इक्वल टू पी नॉट बताया था। दोनों, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग या फिर एक्सेस प्रेशर के एसएचएम के लॉन्ग, दोनों में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको एक नया फॉर्म और दे सकते हो। क्या, इंटेंसिटी था हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ये इंटेंसिटी था हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही तो था इंटेंसिटी। अरे भाई अभी अभी निकाला है, ये देखिए हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी, अच्छा हाँ वी इंटू वी, ये था, ठीक है। अब क्या करो, यहां पे मैं चाह रहा हूं कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये एस नॉट के जगह पे ही तो है ना। तो आप इसको ए के जगह पे इसको एस नॉट लिख सकते हो ना। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव में हो तो आप इसको एम्पलीट्यूड लिख सकते हो, और यहां पे इस एस नॉट को मैं लिख सकता हूं पी नॉट बाई बी के,
पी नॉट बाई बी के, बोलो, और के को लिख सकता हूं ओमेगा बाई वी, तो यहां से बी ओमेगा बाई वी इंटू एस नॉट इक्वल टू पी नॉट। तो ओमेगा एस नॉट को मैं लिख दूं पी नॉट वी बाई बी, ठीक है, और इसको यहां पे पुट कर दूं, ठीक है। तो हमें इंटेंसिटी क्या मिल जाएगी बच्चों, प्रेशर एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, हाफ रो पी नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर और बी स्क्वायर इंटू वी। और देखो जरा कि v को लिख सकता हूं मैं अंडर रूट बी बाई रो, तो v स्क्वायर हो जाएगा b बाई रो, तो v स्क्वायर को हम b बाई रो लिख सकते हैं। तो एक अपना रो रो कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो हमें इंटेंसिटी मिलेगा पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो वी। तो ये भी एक रिजल्ट आता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लॉन्गिट्यूडनल वेव की इंटेंसिटी पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो वी, ठीक है, पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो वी। ये क्लियर है सभी को? पहले ये बताइए, मैनिपुलेशन किया है, ओमेगा एस नॉट की वैल्यू यहां पुट कर दी है, और फिर v को b और रो के टर्म्स में, मतलब मैं चाहता था कि मुझे इंटेंसिटी क्या बता दें भाई, सीओ दिख नहीं रहा आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो पी नॉट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड स्क्वायर, आप लॉन्गिट्यूडनल के लिए ये भी प्रूफ कर सकते हो, बाकी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के तो प्रोपोर्शनल है ही, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल तो है ही। क्लियर है? ये देख लीजिए पहले। क्लियर है बच्चों सबको? तो आप या तो इंटेंसिटी ये, लेकिन पर्टिकुलर किसके लिए, लॉन्गिट्यूडनल के लिए, जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप ये ध्यान रख सकते हो, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी, और इसमें ओमेगा को आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हो। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर एज वेल एज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ओमेगा को आप 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं ना, तो वहां से भी आप बता सकते हैं। क्लियर है? तो दिस इज बेसिकली रिगार्डिंग एनर्जी, दिस इज बेसिकली रिगार्डिंग एनर्जी। अब बात करते हैं स्टैंडिंग वेव की। तो स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन कैसे होता है? अभी तक हमने ट्रैवलिंग वेव पढ़ा था, अभी तक हमने ट्रैवलिंग वेव पढ़ा था। ट्रैवलिंग वेव में क्या था कि अगर आपने सर्टेन पॉइंट पे कोई डिस्टरबेंस दिया है तो टाइम के साथ वो डिस्टरबेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, है ना, और जिस स्पीड से कैरी फॉरवर्ड होगा वो अपनी वेव स्पीड थी। दोनों के लिए हमने देखा, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के लिए, और उनका जो मोड ऑफ प्रोपागेशन था वो भी अलग अलग था। अब स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन की अगर बात करें, चाहे वेव इन ए स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन हो या फिर ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप हम कहते हैं जिस जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, 2 टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं तुम्हारे, इसी पे काम करते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट है जो स्ट्रिंग वाले हैं, गिटार हो गया, सितार हो गया, जितनी भी चीजें हैं जो बंधी होती है स्ट्रिंग से, वायर से, जिसको आप प्लकिंग करते हो, तो वो तो आपका स्ट्रिंग वाला केस हो गया। और दूसरे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिनको आप मुंह से बजाते हो, है ना, तो जितने भी, जैसे बांसुरी है, शहनाई है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी क्या है, वो किस पे है, ऑर्गन पाइप पे बेस्ड है ना। तो दोनों की स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन है, और ये जो स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होती है, इसको किस आप पहले रेजोनेट कराते हो किसी चीज से, और रेजोनेट कराओगे तो वो उसके अलग अलग नोट्स होंगे और उसके अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट करेगा, जिनके अलग अलग नाम है, उसी की हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो पहले तो ये देखें कि स्टैंडिंग वेव की कंडीशन क्या है। कंडीशन फॉर स्टैंडिंग वेव,
तो कंडीशन इसकी ये है, टू वेव पल्स of same amplitude traveling in opposite direction इंटरफियर, मतलब उनमें इंटरफेरेंस होगा, टू गिव स्टैंडिंग वेव। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव, देखिए ट्रैवलिंग वेव में आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है अपनी कन्फाइंड मतलब कन्फाइंड नहीं होती, वो आगे आपकी मीडियम में प्रोपागेट करती जाती है। ठीक है, लेकिन स्टैंडिंग वेव में आपकी जो एनर्जी है वो कन्फाइंड होगी। ठीक है, एनर्जी कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब फिक्स हो जाएगी किसी पर्टिकुलर जोन में और वो ऑसिलेट करेगी उन दो पॉइंट्स के बीच में। तो एनर्जी कन्फाइंड बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स which are at rest are called nodes। इसमें कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो वो परमानेंटली रेस्ट पोजीशन पे होंगे। पॉइंट्स स्टैंडिंग वेव में कुछ मीडियम के कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे, मीडियम के कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो कभी एसएचएम नहीं करेंगे, वो परमानेंटली क्या रहेंगे, रेस्ट पोजीशन पे रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, नोड्स। ऐसे पॉइंट्स जहां पे ये पार्टिकल होंगे वो सब क्या होंगे, नोड्स। मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, जीरो, है ना, वो अपने उसी फिक्स पोजीशन पे रहेंगे और उन्हीं नोड्स के बीच में हमारी एनर्जी जो है ऑसिलेट करेगी, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगी। वो क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी का फ्लो किस पे है, या तो स्टैंडिंग वेव हो और ट्रांसवर्स वेव हो या लॉन्गिट्यूडनल, दोनों में क्या होता है, नेबरहुड पार्टिकल को डिस्टरबेंस मिलता है तो वो अपने नेबरहुड पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है ना। लेकिन अब नेबरहुड पार्टिकल जो जिसने डिस्टर्ब किया है तो दूसरा वाला पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो वो आगे एनर्जी को क्या करेगा, प्रोपागेट नहीं कर पाएगा, भेज नहीं पाएगा जब डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा। तो पॉइंट्स विच आर एट रेस्ट आर कॉल्ड नोड्स। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना, दैट इज एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटी नोड्स। तो उसको हम एंटी नोड्स कहते हैं। ऐसे पार्टिकल्स जो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होंगे वो एंटी नोड्स होंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स विच आर एट इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड पे होंगे, आर कॉल्ड एंटी नोड्स। तो दीज आर द बेसिक। और देखिए कि ये जो दो पॉइंट्स, अच्छा अब एक चीज और जो मेजर डिफरेंस है, मैं इसमें आप ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग में डिफरेंस भी देखते जाइए। देखिए ट्रैवलिंग वेव में क्या होगा कि डिस्टरबेंस प्रोपागेट होगा, फिर किसी के पास पहुंचेगा, किसी पार्टिकल के पास पहुंचेगा और वो फिर क्या होगा, ऑसिलेट होगा,
है ना। लेकिन स्टैंडिंग वेव में क्या होगा कि दो नोड्स के बीच में पार्टिकल अपने मोशन को कॉपी करेंगे, एक साथ मीन पोजीशन पे जाएंगे, एक साथ अपने एक्सट्रीम पे जाएंगे, फिर एक साथ अपने मीन पे आएंगे और फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएंगे। मतलब कोई भी दो नोड के बीच में जो स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होगा उसमें दो नोड्स के बीच वाले जितने भी पार्टिकल होंगे वो अब सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे यही है कि particles between any two nodes vibrate in same phase। मतलब एक साथ तो अपने मीन पोजीशन पे आएंगे और एक साथ अपने एक्सट्रीम पे आएंगे, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो पार्टिकल्स बिटवीन एनी टू नोड्स वाइब्रेट इन सेम फेज, और दो नोड्स के बीच की जो दूरी होगी बच्चों वो होगा λ/2। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स अभी बता दूंगा, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज λ/2। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज λ/2, मतलब λ/2। अरे भाई सुधांशु, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको आउटपुट नहीं मिला था, सोचा आईआईटी था, कब लोकल गवर्नमेंट भी नहीं मिलेगा। भाई आपकी ये जो इतनी भयानक रूप से जो नेगेटिविटी है, ठीक है, आप बता रहे हो टू शेम फॉर माई सेल्फ, आप इसको क्यों कर रहे हो, है ना। इतना ज्यादा जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई करिए। ठीक है, आप इतना अपने आप को रिग्रेट क्यों कर रहे हो भाई। अगर आप एक चीज बताऊं भाई सुधांशु, अगर आप रियल मायने में रिग्रेट कर रहे होते ना तो यहां लिखते ही नहीं। ये चीज लाइफ में जो है एक्सपीरियंस करिएगा। अगर आप रियल मायने में कोई गलत काम कोई करता है, ये तो पहली बात, ये गलत काम नहीं है। आपने तैयारी की, मान लीजिए आपने तैयारी नहीं की, तैयारी आपसे नहीं हुई, ठीक है, तो ये कोई इतना बड़ा महापाप नहीं है। ठीक है, इससे आपकी जिंदगी नहीं रुकने वाली है, आप आराम से कुछ ना कुछ कर लेंगे, या अभी भी बहुत टाइम है, आपका ये माइंडसेट का गेम है। मेरा कहना है कि अगर कोई रियल मायने में रिग्रेट फील करता है ना तो वो अपनी इस बात को गाता नहीं है। ठीक है, वो इस बात को गाता नहीं है, वो बहुत ज्यादा खुद ही ज्यादा जो है टूट चुका होता है कि उसको किसी से ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो इन चीजों को समझता है और समझने के बाद एक निर्णय लेता है, और उस निर्णय के बाद, है ना, उस निर्णय पे पहुंचने के बाद वो अपने आप को बिलीव करता है कि भाई ठीक है, इस साल नहीं है, अगली साल का भी समय नहीं है, सेकेंड ड्रॉप अगर ले चुके हैं। ठीक है, पहली बात तो मैंने तुम लोगों को याद है बताया था, ये सेकेंड ड्रॉप फर्स्ट ड्रॉप ये सब की कोई जरूरत नहीं है दिमाग में लाने की। मेरे भाई मैं अभी बता रहा हूं कि जब तक आप लड़ाई लड़िए नहीं, रिजल्ट के बारे में आकलन मत करिए। आपको लास्ट तक चुपचाप लड़ाई लड़नी चाहिए, रिजल्ट आने के बाद आप जो आकलन करना है करिए, जो डिसीजन लेना है लीजिए। अभी आपको केवल और केवल लड़ाई के बारे में सोचना चाहिए कि हम उस लड़ाई में कैसे जीतें, बेयर मिनिमम कैसे हम जीतें, 180 नंबर कैसे लाएं। 180 नंबर अगर नहीं ला पा रहे हैं तो 160 कैसे ले आए। आपको यह सोचना चाहिए, ना कि आपको इतना नेगेटिविटी अपने अंदर रखना चाहिए। मोहन भाई अल्टीमेट है। मोहन भाई कह रहे हैं सर मैं सेकेंड ड्रॉप लूंगा तभी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। सैल्यूट है मोहन भाई आपको। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज λ/2। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज λ/2। देखिए जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि सेकेंड ड्रॉप लूंगा, मैंने उनको बताया था कि अभी से जो ये सोच कर सेकेंड ड्रॉप लेंगे वो फिर उनका फिर से वही हाल होगा। अभी आपको ये नहीं सोचना है, अभी आपको दूसरा अटेम्प्ट है भाई, दूसरा अटेम्प्ट है, 2 महीने बचे हैं। ठीक है, उसके बाद भी 2 महीने बचेंगे मेरे भाई, फरवरी और मार्च, 60 दिन उधर बचेगा, इधर आपके पास 20 दिन है, 80 दिन है, सब पढ़ चुके हो।
क्यों हिम्मत हार रहे हो भाई तुम लोग, और दूसरे का समय भी खराब कर रहे हो। तो भाई सुधांशु है, माफ करिए, बाकी बच्चों का समय बहुत बहुमूल्य है, तो मैं आपके इन सब बातों पे अभी डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोट्स इज लैम्डा बाई टू, ठीक है, एंड पार्टिकल बिटवीन एनी टू नोट्स वाइब्रेट इन सेम फेज। तो ये सारे पॉइंट्स है बच्चों स्टैंडिंग वेव के, ठीक है। अब स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन कैसे होगा, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन कैसे होगा, तो देखो मान लो हमारे पास कोई भी दो वेव आ रही है, जैसे मान लीजिए मैंने लिया कि y इक्वल टू एक वेव पल्स ऐसे लिया, और बच्चों दूसरा वेव पल्स मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया, सेम एम्पलीट्यूड के हैं। तो एक ही इक्वेशन आप लिख रहे हो, y1 आप लेके चल रहे हो a साइन, है ना, कि x माइनस ओमेगा टी, और दूसरे की इक्वेशन लिख रहा हूं y2 तब वो भी अपने पास क्या है, इधर ही है, ये y2, ये इस तरफ आ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, एम्पलीट्यूड सेम लेना है, तो ये मैं लिख दूंगा kx प्लस ओमेगा टी। दोनों में समझ गए होगे। मोहन भाई कह रहे हैं जस्ट जोकिंग। अरे मोहन भाई, मतलब मास्टर से ही जोकिंग करोगे। अरे हाँ भाई कृष्णकांत, आप अगर 100 120 ला रहे हैं तो आप 150, क्या है, आप 180 भी ला सकते हैं भाई। कितने का ही गेम होता है 120 के बाद, 60 नंबर मतलब 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 5-5 क्वेश्चन करना, 5-5 क्वेश्चंस बढ़ाना। क्यों सोच रहे हैं इतना, इससे दुनिया में इससे आसान एग्जाम हो नहीं सकता, मैं अभी बता रहा हूं। पुलिस भर्ती भी निकलती है ना भाई, तो पुलिस भर्ती में भी जो है ना बहुत फाइट है, तो पुलिस भर्ती से भी आसान एग्जाम में जेई मेंस को मानता हूं। बस अपनी दिमाग को ठीक रखिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करिए और पढ़िए। ऐसे तो कॉन्फिडेंट फील होता नहीं है, पढ़ाई करके ही होगा, इससे आसान कुछ नहीं होगा। और पुलिस भर्ती में जो तनख्वाह मिलेगी, है ना, उससे, और अगर आप एनआईटी ले लेते हो और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो और आपके बुरे दिन नहीं है, जैसे अभी पिछले साल आईटी का प्लेसमेंट खूब धुआं गया, इस साल आईटी का प्लेसमेंट बहुत डाउन है, इस साल आईटी का प्लेसमेंट बहुत डाउन है, ठीक है। पिछले साल लोग करोड़ों में खेले हैं, इस साल काफी कसमोकस है। तो ये तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, या हमारी तरह बदकिस्मत रहोगे। 2009 वर्ल्ड का सबसे भयानक रिसेशन, जहां नौकरी ही नहीं लगी किसी की, और कंप्यूटर साइंस क्या सिलिकॉन वैली से 10-10 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग भारत लौट रहे थे, तो नए लोगों की नौकरी कहां से लगेगी। तो इतने दुर्भाग्यशाली नहीं हुए अगर, तो मजे से जिंदगी कट जाएगी। और दुर्भाग्यशाली हुए भी तो इसी आईआईटी की तैयारी के दम पे आज रोटी खा रहा हूं मैं। तो पढ़ाई कभी भी खराब नहीं जाएगी, आप सेलेक्ट हो चाहे मत हो, ये बात लिख लो, ठीक है। आप कुछ वर्क डन कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो रहा होगा। तो यहां से बच्चों ये y1 y2 है, ठीक है। तो yr जो होगा रिजल्टेंट, वो हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, है ना, बाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, बाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या हो जाएगा यहां से बताइए, a बाहर ले लोगे, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, क्लियर है बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी लगा दो और आपको रिजल्टेंट इक्वेशन जो मिलेगी बच्चों वही होगा अपना स्टैंडिंग वेव का। मैं ये नहीं कहता, आप पूछ सकते हो कि सर आपने के एक्स माइनस ओमेगा टी लिया है, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उससे भी जो इक्वेशन आएगी वो भी स्टैंडिंग वेव की ही होगी। तो यहां से आप बता सकते हो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2 करोगे तो यहां पे आएगा कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी।
स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आपको मिलती है 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन बच्चों स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। अगर आप, है ना, अगर आप क्या लेके चलते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स लेंगे तो इधर कॉस आएगा, इधर साइन आ जाएगा और कोई अंतर नहीं होगा। अब इसमें बच्चों ये जो है आपको दिखता है, ये एम्पलीट्यूड बयां कर रहा है, ये पूरा जो है स्टैंडिंग वेव का। और आपने फिर से क्या देखा कि ट्रांसवर्स वेव हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल, पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स होगा, एस नॉट या अपना ए, ठीक है। लेकिन आप यहां देख रहे हो कि यहां पर जो एम्पलीट्यूड आ रहा है ये एक्स का फंक्शन है, ये जो एम्पलीट्यूड आ रहा है, ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव जो आ रहा है ये एक्स का फंक्शन है, दिख रहा है आप लोगों को। मतलब हर एक्स के पार्टिकल का जो अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन सारे पार्टिकल एक साथ अपने मीन पे जाएंगे, एक साथ अपने एक्सट्रीम पे जाएंगे। वाइब्रेट तो वो सेम फेज में करेंगे, दो पर्टिकुलर नोड्स के बीच के पार्टिकल, बट उनके एम्पलीट्यूड्स अलग अलग होंगे। तो एम्पलीट्यूड जो होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, वो आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है आपको, 2a साइन के एक्स मिल रहा है बच्चों, 2a साइन के एक्स मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये ढूंढते हैं कि कौन से ऐसे पार्टिकल हैं जिनका एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो होगा, मतलब वो पार्टिकल क्या कहलाएंगे, नोड्स। तो देखते हैं नोड्स के लिए क्या कंडीशन आती है। तो फॉर नोड्स, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, नोड्स में क्या होगा, पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पोजीशन पे होंगे, मतलब उनका एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो होगा। तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं कि 2a साइन के एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहां से अपने पास आएगा साइन के एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये जनरल सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं सब लोग। तो इसका जनरल सॉल्यूशन बच्चों जो होगा वो के एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सारे हो जाएंगे अपने जीरो जीरो, है ना, 2 पाई 4 पाई, तो 2n पाई लिख सकते हो। इनफैक्ट बोलो n पाई, सॉरी, हाँ n पाई, सॉरी, सारे 0 पाई 2 पाई सभी पे होगा, बोलो। तो यहां से आप लिख सकते हो कि ये अपने पास हो जाएगा n पाई, और k को आप लिख सकते हो 2 पाई बाय लैम्डा, ये x इज इक्वल टू n पाई। तो ये कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा n लैम्डा बाई 2, x हो जाएगा n लैम्डा बाई 2। मतलब x की वो सारी पोजीशन कौन कौन सी, लैम्डा बाई 2, n अपना 1 से शुरू होगा, मतलब 0 1 2, तो लैम्डा 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा, है ना। तो x की सारी वो कौन नोड्स के पॉइंट्स क्या क्या मिलते हैं, तो फॉर नोड्स आपको लैम्डा के टर्म्स में क्या क्या मिल रहा है, 0 लैम्डा बाई 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा, है ना। तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव के बीच की दूरी जो मैंने कहा था वो लैम्डा बाई 2 ही है। देखिए दो नोड्स के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 ही है, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 है, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की दूरी अपनी लैम्डा बाई 2 है। इसी तरीके से बच्चों आप एंटी नोड ढूंढ सकते हो। तो फॉर एंटी नोड्स, एंटी नोड्स हमारे पास क्या होंगे कि 2a साइन के एक्स वो मैक्सिमम होगा, मतलब ±1, मतलब 2a, सॉरी, मतलब साइन के एक्स एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा,
मैक्सिमम। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा, साइन के एक्स जो होना चाहिए वो प्लस माइनस वन होना चाहिए, है ना। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए चाहे वो भाई माइनस वन भी होगा, लैम्डा बाई टू के बाद लैम्डा आएगा, हाँ सही कह रहे हो। लैम्डा उसके बाद आएगा अपना थ्री लैम्डा बाई टू और फिर आएगा टू लैम्डा। ठीक है, सही कह रहे हैं। तो बच्चों यहां पर देखो ये दोनों होगा, तो यहां से क्या लिख सकते हो, 4n प्लस वन पाई बाई टू, मतलब 2n भी तो लिख सकते हो, 2n प्लस वन पाई बाई टू, 2n प्लस वन पाई बाई टू तो लिख सकते हो। टू एन प्लस वन, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिख सकते हो, के एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस वन पाई बाई टू, ये भी तो लिख सकते हो, या 2n माइनस वन पाई बाई टू, दोनों लिख सकते हो, ये दोनों लिख सकते हो, या फिर 2n माइनस वन पाई बाई टू, ये दोनों जनरल सॉल्यूशन है। यहां पे n जो होगा वो 1 से शुरू होगा फिर, और यहां पे n जो होगा वो 0 1 2 ऐसे शुरू होगा, बोलो ठीक है। तो यहां पे अब 2 पाई बाय लैम्डा कर दोगे तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो लैम्डा के टर्म्स में, 2n प्लस वन लैम्डा बाई टू और 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये शुरू होगा अपना 0 1 2 3 और ये शुरू होगा अपना 1 2 3 इस तरीके से। तो ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स और एंटी नोट्स के हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स अपने नोट्स या एंटी नोट्स के पॉइंट हो जाएंगे। तो ये नोट्स और एंटी नोट के पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब बच्चों स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन जैसे स्ट्रिंग की बात करते हैं। इन ए स्ट्रिंग, इसमें भी दो केस देखेंगे। पहला है केस वन, स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड। स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड, ठीक है। तो स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड में देखो, मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, आपने इसको फिक्स कर दिया है यहां पे x इक्वल टू 0 पे, और इसका लेंथ है x इक्वल टू l, दोनों जगह बांध दिया है, ठीक है। तो दोनों जगह बच्चों आपने क्या किया है, बांध दिया है। लैम्डा बाई 4 होगा, लैम्डा बाई 4 क्यों बोल रहे हो, अच्छा ठीक है, हाँ 2 पाई बाई लैम्डा होता है ना, सही है, ये 2 पाई बाय लैम्डा होता है, तो ये लैम्डा बाई 4 होगा। सही कह रहे हैं, ये k की वैल्यू जो है ये 2 पाई बाय लैम्डा होती है ना, तो यहाँ पे 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, ये 4 इधर आएगा, तो ये लैम्डा बाई 4 होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लैम्डा बाई 4 होगा, ठीक है। ठीक है भाई अरित्राम, थैंक यू। लैम्डा बाई 4 होगा, ठीक है। तो यहां पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू l, तो यहां पे बच्चों ये तो आपको पता है ये फिक्स है, तो ये ऑसिलेट नहीं करेगा, ये भी फिक्स है, तो ये नोड के पॉइंट हो जाएंगे बच्चों, ये नोड के पॉइंट हो जाएंगे, है ना, ये नोड के पॉइंट हो जाएंगे। अब अगर आप कोई एक ट्यूनिंग फॉर्क लाते हो, तुम लोगों ने लैब में ट्यूनिंग फॉर्क देखा होगा, ट्यूनिंग फॉर्क देखा है तुम लोगों ने अपने स्कूल के प्रैक्टिकल में, स्कूल का कुछ पैसा वसूल किए हो कि नहीं, अरे लैब में देखा है तुम लोगों ने,
ऐसे एक होता है, उसको आप ऐसे पटकते हो तो वो झन से वाइब्रेट करता है, इस तरीके से होता है। उसके दो प्रोंग होते हैं और ऐसे पकड़ के आप उसको, देखा है ना? कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं देखा है, मतलब स्कूल गए ही नहीं हो एकदम से। कोई बात नहीं, अभी नेट पे सर्च करके देख लेना, ठीक है? नेट लेंस वेंस तोड़ा था, बहुत बढ़िया, पैसा वसूल कर लिया। बीकर उकर तोड़ा होगा, है ना? और तुम लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस करी थी? अरे बहुत जहर होता है वो, सॉल्ट एनालिसिस किया था क्या? हम तो केंद्रीय विद्यालय से थे, हमारे केमिस्ट्री के टीचर बहुत जहरीले थे। वो हमें जो है लैब में ले जाते थे। तो सॉल्ट एनालिसिस होता है ना कि ये सॉल्ट मतलब ग्रुप ए से लेके ग्रुप 8 तक को ढूंढना, ठीक है? बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। तो वो हमें एक सॉल्ट पकड़ा देते थे, पुड़िया, और वो कौन सा सॉल्ट दे रहे हैं वो लिख लेते थे और कहते थे इसको ग्रुप टेस्ट करके बताओ। हम ग्रुप टेस्ट, पूरा प्रोसीजर याद होना चाहिए। वो ग्रुप टेस्ट हम करते थे, होता नहीं था, गलत होता था तो फिर भेज देते थे लैब में। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे छुट्टी के बाद, लास्ट पीरियड होता था तो छुट्टी के बाद भी जाने नहीं देते थे जब तक सही सॉल्ट नहीं आ जाए। तो वो बहुत ही खतरनाक था, लेकिन उस समय तो बहुत ही मतलब गुस्सा आता था, लेकिन उसका मुझे फायदा मिला था आईटी एडवांस में। जब एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता था सॉल्ट एनालिसिस का, कि ये कंपाउंड रिएक्ट विद दिस, हैव ए वाइट प्रिसिपिटेट, फिर ये कलर देता है लिटमस कलर, मतलब बहुत सारे उसके प्रॉपर्टीज इनडायरेक्ट वे में देते थे। तो वो क्वेश्चंस काफी आसानी से हो गए थे। तो कभी कभी कोई चीज उस समय लगती है कि ये बहुत जहर है, लेकिन वो जहर अमृत बन जाता है किसी अलग टाइम फ्रेम में। तो जहर भी पीना चाहिए। तो यहां पे x इक्वल टू एल और x इक्वल टू 0 नोड है बच्चों, ठीक है? तो आप ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है? तो ट्यूनिंग फॉर्क में अब ये ट्यूनिंग फॉर्क इसके साथ रेजोनेट करेगा। आप ध्यान से सुनो, आपने किसी ट्यूनिंग फॉर्क को कोई फ्रीक्वेंसी दे दी, अब ट्यूनिंग फॉर्क को जो फ्रीक्वेंसी दी वो इस स्ट्रिंग के साथ रेजोनेट करेगा। रेजोनेट करने का मतलब हुआ कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्ट्रिंग। नाउ दिस स्ट्रिंग स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हमारी एनर्जी इन्हीं दो नोड्स के बीच में कन्फाइंड होगी। अब ये अलग अलग मोड में वाइब्रेट कर सकती है, मतलब इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को ये जो स्ट्रिंग है वो कई सारे मोड में यूज कर सकता है, ठीक है? जैसे पहला जो होगा, पहला जो मोड होगा उसमें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू एल अगर नोड है बच्चों, तो क्या बोल सकते हो बताओ? एल हमारा अगर नोड है तो पहला क्या बन सकता है? एल इक्वल टू, बोलो, यहां पे लैम्डा के टर्म्स में x आपने लिखा था, देखिए x इक्वल टू क्या लिखा था? n लैम्डा बाई 2। तो n इक्वल टू 0 और लैम्डा बाई 2, पहला पहला होगा 0 फिर लैम्डा बाई 2, मतलब जो l लेंथ है वो पहला अगर रेजोनेट कर रहा होगा तो l इक्वल टू लैम्डा बाई 2 होगा। दिख रहा है सभी को? L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। और ये स्ट्रिंग कैसे वाइब्रेट करेगी बच्चों? ये स्ट्रिंग आपकी इस तरीके से वाइब्रेट करेगी। तो ये स्ट्रिंग आपके इस तरीके से वाइब्रेट करेगी, ठीक है? तो ये पहला होगा x इक्वल टू एल। अब आप ये ऐसा कब होगा, किस फ्रीक्वेंसी पे होगा वो निकाल सकते हो, v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा को आप क्या लिख सकते हो? v बाई एफ। तो यहां पे l इक्वल टू कितना हो गया? v बाई 2f। और ये जो f है बेसिकली इसको हम नाम देते हैं एफ नॉट, ठीक है? या रेजोनेटिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये एफ नॉट, इसको स्पेशल नाम देते हैं, वो होगा v बाई 2l। ये होगा v बाई 2l, इसे कहेंगे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसे हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
इसे कहेंगे बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक पोजीशन तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि यही स्ट्रिंग इस फ्रीक्वेंसी को, और ये जो एफ नॉट एफ जो भी होगा, एक चीज ध्यान रखिए, इन रेजोनेटिंग कंडीशन में लिख देता हूं, इन रेजोनेटिंग कंडीशन एफ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू एफ ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। अब वो अलग बात है कि ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को ये किस किस मोड में वाइब्रेट करता है। जैसे एक लूप में करेगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर मान लो ये दूसरे लूप में करे, इसको अगर ये दूसरे मोड में दो लूप में कर रहा हो, मान लो इसी लूप को, इसी स्ट्रिंग ने दो लूप में ये वाइब्रेट इसको यूज कर रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को, ये यहां पे नोड है, यहां पे नोड है, ठीक है। x इक्वल टू 0 इज योर नोड, x इक्वल टू l इज योर नोड, ठीक है। अब एक और क्या हो सकता है बच्चों कि दो मोड में अगर कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि यहां पर जो आएगा नेक्स्ट नोड वो कौन सा होगा, नेक्स्ट नोड कौन सा होगा, L/2। और यहां पर जो होगा ये एंटी नोड है और ये एक एंटी नोड है, ये एक एंटी नोड है और ये एंटी नोड है। तो आप इजीली सारी चीजें यहां से निकाल सकते हो। तो यहां पे आप क्या बोलोगे कि L कितने बराबर है, दो नोड के बीच की दूरी मैंने प्रूफ करके बताया वो λ/2 होती है, दो नोड के बीच की दूरी वो λ/2 होती है। तो ये L इक्वल टू यहां पर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, लैम्डा, बिल्कुल L हो जाएगा लैम्डा। तो फिर यहां से वो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, L इज इक्वल टू लैम्डा को आप लिख सकते हो वही V/F, ठीक है। तो इसको आप F1 बोलोगे, F1 जो हो जाएगा वो V/L, F1 हो जाएगा V/L, ठीक है। और जिसको आप लिख सकते हो V/L को, V/L को 2F0, इसको आप लिख सकते हो 2F0, है ना, 2F0 लिख सकते हो। और इसको पढ़ोगे फर्स्ट हार्मोनिक, इसका नाम पड़ता है फर्स्ट हार्मोनिक और सॉरी फर्स्ट सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, और फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से ये ध्यान रखिए, अगर यही चीज तीन लूप में हो जाए। अच्छा बच्चों, यहां पे अब आप L ये लैम्डा है, L की वैल्यू पूरी लैम्डा है, तो ये λ/2 है, तो ये λ/4 है। तो यहां पे L के टर्म्स में चीजें बता सकते हो ना, जैसे एंटी नोड्स कितनी दूरी पर होगा, तो फॉर एंटी नोड्स की पोजीशन क्या होगी, तो एंटी नोड्स के लिए बता सकते हो क्या होगा, एंटी नोड्स वो कहां पर होगा, x इक्वल टू λ/4 पे होगा, x इक्वल टू ये जो x होगा ये λ/4 पे होगा। और लैम्डा को आप क्या लिख सकते हो, L के बराबर, तो x इक्वल टू L/4, ये एंटी नोड की पोजीशन हो गई। फिर ये यहां पर क्या होगा, ये अपने पास λ/2 और यहां पर और आओगे, मतलब ये L/4 और इसमें ये सॉरी L/4, ये L/2 प्लस L/4, तो और क्या हो जाएगा 3L/4, 5L/4। नेक्स्ट ये पोजीशन जो होगा वो हो जाएगा 5L/4।
तो आप इस तरीके से एंटी नोड्स की पोजीशन भी बता सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप एंटी नोड्स की पोजीशन भी बता सकते हो। तो इसको और जनरलाइज किया जाए इसी तरीके से, शायद समझ गए होगे कि अगर 3 की बात करते तो अब आप कर ले जाओगे, यहां नोड होगा, यहां नोड होगा, 2 नोड और होंगे, ये 3 लूप में वाइब्रेट करेगा। है ना, इसको यूज करके तो 3 में वाइब्रेट करेगा। तो अब यहां से आप पोजीशंस बता सकते हो कि यहां पर ये λ/2 λ/2 λ/2, तो L इक्वल टू 3 λ/2, दैट इज L इज इक्वल टू 3/2, लैम्डा को V/F बोल सकते हो। तो F यहां पर आएगा 3V/2L, है ना, और F को आप लिख सकते हो 3F0, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन। आप पूछोगे सर ये ओवरटोन क्या होता है? एक मिनट, यहां कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, ये एल से तो बड़ा हो जा रहा है, हाँ एक मिनट। तो मतलब ये हो जाएगा λ/2, मतलब ये x है L/4 ना, x L/2, L/2 में L/4 करोगे, x जो होगा L/2 प्लस L/4 होगा ना, तो 3 आएगा, 3L/4 होगा, 3L/4 होगा। ठीक है, 3L/4 होगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ठीक है, 3L/4। तो आप देख यहां पे ये थर्ड है, तो इसको अब आप जनरलाइज कर सकते हो बच्चों। अब एक चीज और देख रहे हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक्स आर द ओवरटोन। तो स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड में आप देख रहे हैं, इन स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड all the integral multiple of fundamental frequency are the overtone। देख पा रहे हैं, है ना, F0 है, 2F0 है, 3F0 है, 4F0, 5F0। तो F0 के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल होंगे वो ओवरटोन है स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड में। तो ओवरटोन बेसिकली क्या है, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक्स। ठीक है, ओवरटोन इज बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक्स। तो बच्चों यहां पे इसको जनरलाइज किया जाए तो जनरलाइज ये हो जाएगा F, जनरल रिजल्ट क्या हो जाएगा, F इक्वल टू NV/2L, NV/2L, है ना, या फिर NF0। ये आप जनरलाइज कर सकते हो। तो F को और क्या लिख सकते हो, N/2L, V को लिख सकते हो T/μ, या फिर मैंने आपको बताया था T/ρA, है ना, म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, T/ρA, याद करिए ये भी बताया था। म्यू जो है M/L है ना, तो M को आप लिख सकते हो क्या, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये है AL, मैं ये कह रहा हूं। तो इसको आप लिख सकते थे, M को क्या लिख सकते थे, ρAL, ρAL। तो म्यू को आप लिख सकते हैं M/L को ρA लिख सकते हैं, ये चीज मैं कह रहा हूं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड का, स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड का ये फॉर्मूला है N/2L √T/μ। नाम कैसे होगा, N 1 पे, N अपना 1 होगा,
तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। N2 होगा तो 2f0 या है ना, तो वो हो जाएगा अपना क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब या फर्स्ट हार्मोनिक है ना, 1/f होगा। कहां पे 1/f होगा, 1/f क्यों होगा यार, ये f 3v/12 सही है सब कुछ, ठीक है। तो ये अपने पास जनरलाइज रिजल्ट होगा n/12 अंडर रूट t बाई म्यू या t बाई रो ए। ये क्लियर है। दिस इज स्ट्रिंग का केस अभी डिस्कस हो रहा है, यहां तक क्लियर है बच्चों सभी को। 1/f नहीं होगा, 1/f क्यों होगा देख लीजिए, अभी यही जनरलाइज किया ना, 3v/12, उसके पहले 2v/12 था, उसके पहले v/12 था, तो यही तो जनरलाइज बनेगा। क्लियर होगा सभी को आई थिंक। चलिए नाउ स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड की बात करें। स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड, तो वन एंड की अगर बात करते हो तो उसमें तुम्हें समझ, वन एंड का क्या मतलब है बच्चों, देखो ये मतलब है कि जो स्ट्रिंग आपने ये लिया है ये आपका फिक्स है, ये नोड है, बट दिस वन इज फ्री, ये अपना फ्री है, ये जो है फ्री टू मूव है, ये अपना फ्री है, तो ये अपना क्या कहलाएगा, ये एंटी नोड होगा है ना, ये एंटी नोड होगा। और कोई ट्यूनिंग फॉर्क अगर लेके आते हो तो नाउ x इक्वल टू एल इज आवर एंटी नोड, x इक्वल टू एल एंटी नोड होगा और x इक्वल टू 0 जो अपना होगा वो अपना नोड होगा, ये अपना जो होगा वो एंटी नोड होगा। मतलब अगर यहां पे ऑसिलेशन मिलेगा तो ये पार्टिकल जब डिस्टरबेंस आएगा तो ये फ्री टू मूव है, तो ये पार्टिकल फ्री टू ऑसिलेट है ना, तो जितनी अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाना है वो जा सकता है। तो x इक्वल टू एल जो है यहां पर क्या होगा, एंटी नोड। और एंटी नोड के लिए हमने देखा था बच्चों x का जनरलाइज रिजल्ट क्या था, x था 2n-1 λ/4। अगर आप n जो है 2n-1 लेते हैं तो 2n-1 λ/4, तो हम n यहां पे 1 से शुरू करेंगे। तो आप देखिए कि पहला जो होगा वो λ/4, मतलब l इक्वल टू n इक्वल टू 1 के लिए λ/4 होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू l इक्वल टू यहां पर λ/4 है, और लैम्डा को फिर से आप क्या लिख सकते हो, v/4f, तो f आ जाएगा v/4l, और ये अपना फंडामेंटल होगा, ये अपना फंडामेंटल होगा, तो ये हो जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनी, ठीक है। तो ये अपना एंटी नोड के लिए, मतलब ये एक λ/4 लूप, मतलब ये ऐसे वाइब्रेट होगा, ये ऐसे वाइब्रेट होगा, ठीक है, ये इस तरीके से वाइब्रेट होगा। इसी तरीके से बच्चों अगर दूसरा देखो तो क्या हो जाएगा, यहां पे n इक्वल टू 2 करोगे तो l कितना आएगा, n इक्वल टू 2 पे l अपने पास कितना आ जाएगा, देखो 3 λ/4, मतलब इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा प्लस लैम्डा बाई, नहीं λ/2 प्लस λ/4, λ/2 प्लस λ/4। तो इसका लूप कैसा बनेगा इस स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग कैसे रेजोनेट करेगी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ, ये तो नोड ही रहेगा। तो यहां जो होगा ये होगा, देखो यहां पर एक नोड आएगा और ये हमेशा एंटी नोड रहेगा,
इन दोनों नोड के बीच में यहां पे फिर से एक एंटी नोड होगा, इन दोनों नोड के बीच में फिर से एक एंटी नोड होगा। क्या पूछ रहे हैं भाई संदीप, समझ नहीं आ रहा है सर, क्या फ्लूइड हमारा परफेक्ट से हो गया, क्या पूछना चाह रहे हैं? फ्लूइड भाई कंप्लीट है, बाकी मैंने आपको कहा था कि उसमें मैंने उतना ही रोका हुआ है कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रोके हुए थे, ठीक है। बाकी जितना आप अभी फ्लूइड पढ़े हो उसको करने के बाद आप जाके पीवाईक्यू सॉल्व करिए, जिन्होंने सॉल्व किया है फीडबैक दीजिए कि उनसे फ्लूइड के क्वेश्चंस हुए कि नहीं।